नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को जो निबंध देखने को मिलेगा वो दोस्तों आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए और ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि ये निबंध किस टॉपिक पर है, प्लस इस निबंध को अपने बोर्ड एग्जाम पेपर की कॉपी पर किस प्रकार से लिखना है, यानी कि प्रस्तुत करना है, वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण पर। जी हाँ साथी, ये पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है और इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में निबंध को लिखना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से पढ़ना है ताकि आप वहाँ पर भूलो ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हम लोग प्रस्तावना। अब इन बातों का ध्यान रखना है कि हम सभी लोग किसी भी निबंध को कई कैटेगरी में बांट करके लिखेंगे, जैसे प्रस्तावना, उपसंहार, व्याख्या, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी लोग पहले देखते हैं प्रस्तावना में क्या है। और प्रस्तावना में आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ लिखना होगा कि जो कोई भी पढ़े उसको तो भावुक हो जाए, उसका सारा निचोड़ आपको यहाँ पर दिखाई देना है। ठीक है, आपको यानी कि लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण कारण पर्यावरण है। ठीक है, ये तो क्लियर है, सबको पता है कि और इसी से ही इस पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन है। यह प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति को बर्बाद करने लगा है। देखिए, इसमें सारा निचोड़ है, शुरू से लेकर के अंत तक कितने में बताया गया। चलिए, इसमें अगला पैराग्राफ है कि दिन प्रतिदिन यह प्रकृति प्रदूषित होती जा रही, लेकिन इसे बचाने वाला कोई नहीं है। मुख्य रूप से यह पर्यावरण 3 प्रकार से प्रदूषित होता है। पहला इसमें बोला गया है कि वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण और तीसरा है मिट्टी यानी कि मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी बांट दिया गया है। चलिए, इसके आगे एक 2 लाइन में लिखा गया डे लाइन में कि ये प्रदूषण इस प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। पृथ्वी पर फैल रहे सभी प्रकार के प्रदूषण मनुष्य की ही देन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं इस पृथ्वी पर या इस विश्व या संसार जगत में, तो ये सारी के सारी दिन किसकी है? मनुष्य की है। ठीक है, तो इस लाइन को लिखना ना भूलिएगा। चलिए आगे क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपको इसके बाद जो अगला कैटेगरी बांटना है, यानी कि अगला टॉपिक लिखना है, वो है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में आप सभी लोगों को इनके जितने प्रकार हैं उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ यह पृथ्वी पर मौजूद प्रदूषण के सभी प्रकार निम्नलिखित हैं। चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं दोस्तों। हमारा जो सबसे पहला प्रकार है प्रदूषण का वो है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत जितने भी आप सभी लोग अपने मन से, अपने दिमाग, अपने माइंड से लिख पाओ, जितना आपको दिख रहा है जग में कि वायु प्रदूषण में किन किन साधनों का प्रयोग करके वायु का प्रदूषण किया जाता है या वायु को प्रदूषित किया जाता है, आपको यहाँ पर शामिल करना है। जैसे मैंने शामिल किया, आप इसको क्लियर करके जाइएगा। देखिए लिख रखा है यहाँ पर कि वायु में जो प्रदूषण फैला होता है उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो वायु में प्रदूषण होता है या वायु प्रदूषित होती है उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। कारखानों से निकलने वाले धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं एवं मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कई वस्तुएं हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण इस पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक है। सिंपल सी बात है कि अगर वायु प्रदूषण होगा, ठीक है, अगर वायु प्रदूषित होता है अपना या हमारा, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या जानवर किसी को भी ले लो, वो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेते और छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों के लिए वायु प्रदूषण कम हो जाना ही बेहतर है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं। वायु प्रदूषण से तापमान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। फिर अगला जो हमारा प्रदूषण का प्रकार आता है वो है दोस्तों जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के अंतर्गत जितना भी आप सभी लोगों को पता है उसको लिखिएगा, और नहीं पता तो यहाँ पर आप पढ़ करके माइंड लगा लीजिए कि किस प्रकार से हम सभी लोगों को वहाँ पर अपने जल प्रदूषण के अंतर्गत पैराग्राफ को क्लियर या कवर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा कि जल का अशुद्ध होना ही जल प्रदूषण है। अगर दोस्तों जल अशुद्ध होता है या जल में प्रदूषण फैलता है तो वही हो गया जल प्रदूषण। अगर आप जल को प्रदूषित करेंगे
तो वही जल प्रदूषण कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसके क्या प्रकार है, कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखा है वर्तमान समय में नदियाँ और तालाब काफ़ी अधिक प्रदूषित हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग अपने जानवरों को भी नहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, फालतू का उसमें राख वगैरह डालते हैं, और भी कई सारे कूड़े कबाड़े हैं उसमें फेंक दिया करते हैं। या कारखानों से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी, घरों से निकलने वाले पानी व पानी में कूड़ा कचरा डालने से भी जल प्रदूषण होता है। सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे ऑप्शन उसी जल प्रदूषण के हैं जिसमें जल प्रदूषित हो जाता है। फिर आगे लिखा हुआ है इससे मनुष्य को भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इस पानी का उपयोग करने से मनुष्य को त्वचा एवं पेट संबंधी बीमारियां भी होती है। अगर पानी में कुछ मिला हुआ हम लोग पी लें तो सिंपल सी बात है कि बीमारियां होंगी ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जल प्रदूषण से इस प्रकार से हम सभी लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। अब आगे क्लियर करते हैं दोस्तों मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण पढ़ चुका हम लोगों ने, जल प्रदूषण पढ़ लिया, मृदा प्रदूषण पढ़ लेते हैं। चलिए अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया कि जब मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये उर्वरक मृदा को प्रदूषित करते हैं। सिंपल सी बात है, वो मृदा प्रदूषण कहलाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है सभी लोगों को कि अगर मिट्टी में फालतू का, अगर जैसे कि उसमें उर्वरक है, खाद है, रासायनिक खाद है, या तो उसमें हम सभी लोग कोई कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं या एसिड डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि मृदा, हमारा जो मिट्टी होगा वो प्रदूषित होगा, और उसी का नाम हम सभी लोग रखेंगे मृदा प्रदूषण। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो कि मृदा के प्रदूषण से मनुष्य को विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, और इसे भोजन भी प्रदूषित होता है और मनुष्य को नुकसान पहुंचता है। ध्यान देने वाली बात यह कि इससे भोजन कैसे प्रदूषित होगा दोस्तों। जो भोजन होगा वो कहीं ना कहीं गेहूं, चावल, आटा इसी प्रकार से होगा, और जो गेहूं चावल होता है, हमारे अन्य उपज होते हैं, ये सारे के सारे उपज कहाँ उपजते हैं, सारे के सारे मृदा में उपजते हैं। और उसमें अगर हम कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, एसिड वगैरह का प्रयोग करेंगे तो उसी प्रकार से फसल उपज होगा, और उसको हम खाएंगे तो हम सभी लोगों को भी बीमारियाँ हो जाएंगी। फिर चलिए अब देखते हैं कि प्रदूषण का क्या कारण है। देखिए नीले में हेडिंग डाला हुआ है कि प्रदूषण के कारण क्या हैं। तो यहाँ पर हम सभी एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और समझते जाएंगे एकदम क्लियर बेस से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख रखा है वाहनों का उपयोग, यानी कि वाहनों का उपयोग करने से भी प्रदूषण होता है। देखिए किस प्रकार से होता है, चलिए क्लियर करते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। सिंपल सी बात है, इससे निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो इससे प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। वाहनों के बढ़ने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता ही चला जाता है, या बढ़ता ही चला जा रहा है, अभी भी ऐसे ही सिस्टमेटिक है, क्योंकि जितने भी साधन बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे, उतने ही प्रदूषण होते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों उसमें से कार्बन की मात्रा ज़्यादा ही होती चली जा रही है। आप सभी लोग आजकल के वाहनों में देखते रहिएगा, ये देखिए कि अगर जितने वाहन चलेंगे, थोड़े थोड़े मात्रा में जितने भी धुएं इसमें से निकलेंगे, कार्बन होगा वो सारे, और जब सारे वाहनों का धुआं या कार्बन साथ में मिलेगा तो कितना विशाल रूप ले लेगा, आप सभी लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगला हमारा जो है प्रदूषण कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम सभी लोग उसको देख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कारखानों से, यानी कि कारखानों से भी प्रदूषण होता है। किस प्रकार से होता है, चलिए क्लियर करते हैं। कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी व धुएं से भी यह पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे निकलने वाला धुआं जो है वायुमंडल को प्रदूषित करता है, और इससे निकलने वाला गंदा पानी जो है वो जल को प्रदूषित करता है। ये कारखाना इस पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कारखाना वाला। ठीक है, क्योंकि कारखाना से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, धुआं से वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, निकलने वाला गंदा पानी जो है जल को प्रदूषित कर रहा है, और इसी कारखाने से पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कारखाना ही प्रदूषण फैला रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है दोस्तों। पेड़ों की कटाई, यानी कि पेड़ों को कटाई से भी जो है प्रदूषण फैलता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए लिखा हुआ है कि पेड़ों की कटाई भी प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे पेड़ श्वास के रूप में ग्रहण करता है और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं, और पेड़ इस प्रकृति में संतुलन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ों की कटाई भी एक कारण होगा प्रदूषण के हिस्से में। तो यहाँ पर अगला हमारा है प्लास्टिक का प्रयोग। अब प्लास्टिक का प्रयोग में किस प्रकार से प्रदूषण का कारण होगा, चलिए इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ प्लास्टिक की थैलियां इस पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होती हैं दोस्तों। इसके लिए हमारे सरकार ने जो है एक बार मुद्दा भी उठाया था।
ठीक है, पन्नी बंद करो वाला। चलिए अब इसको देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण काफ़ी मात्रा में विशाल रूप में फैलता जा रहा है, तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग जो है वो एकदम मेन टॉपिक होगा आप सभी लोगों के लिए प्रदूषण फैलाने के अंतर्गत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक की थैलियाँ इस पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। ये प्लास्टिक की थैलियाँ जलने पर वायु को प्रदूषित करती हैं और जल में विलीन होने पर जल को भी प्रदूषित करती हैं। जब मिट्टी में दब जाती हैं तो मृदा प्रदूषण करती हैं। ये पर्यावरण को काफ़ी तरह से प्रदूषित करती हैं। जैसे कारखाना वाला था ना, सेम इससे ऊपर उठ करके आ जाएगा हमारा जो है प्लास्टिक का प्रयोग। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, जो हमारा प्लास्टिक की थैलियाँ हैं इससे है जो वायु है जो उसको भी ये प्रदूषित करती हैं। जल में विलीन होने के बाद ये जल को भी प्रदूषित करती हैं और मिट्टी में जब ये दब जाती हैं तो ये मृदा प्रदूषण फैलाती है, यानी कि मृदा को भी प्रदूषित करती हैं। तो ये काफ़ी विशाल मात्रा में जो है पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें के अंतर्गत बताया कि ग्रीन हाउस गैसें मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कई प्रकार की वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी घातक होती हैं। ये गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ये किरणें मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये भी एक कारण है प्रदूषण को फैलाने में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है या उनके जो स्टार्टिंग टाइम है उनको हम खत्म कैसे करें या फिर रोकने के उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ख़त्म तो एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उपाय हैं जो कि हम काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको कम कर सकते हैं। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पेड़ पौधे लगाना। अब पेड़ पौधे लगाने से किस प्रकार से हम प्रदूषण को रोक लेंगे, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। ये ही इस प्रकृति को बचा सकते हैं। पेड़ पौधे इस प्रकृति में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ये सभी जीव जंतुओं को जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मेन टॉपिक ऑक्सीजन है, ठीक है, मेन वर्ड जो हमारा वो है ऑक्सीजन। तो दोस्तों पेड़ पौधे लगाने से जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषण होने से रुक सकता है। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जल को साफ सुथरा रखने से भी हमारा प्रदूषण जो है कम हो सकता है। देखिए कैसे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें नदियों व तालाबों को साफ सुथरा रखना चाहिए और इसमें प्लास्टिक की थैलियों को नहीं डालना चाहिए। हमें समय समय पर इनकी सफाई करनी चाहिए, करते रहने चाहिए, ठीक है। तो जल को साफ सुथरा रखने से भी प्रदूषण कम हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लास्टिक है हमारा उसका सीमित वस्तुओं में उपयोग करना चाहिए। हमें जब सीमित उपयोग करेंगे तो शायद हमारा जो प्रदूषण है या उसकी समस्या है उसको हम रोक पाएंगे, यानी कि उसको कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें प्लास्टिक की थैलियाँ का उपयोग नहीं करना चाहिए या फिर जितना हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए। हमें सामान लाने के लिए कपड़े के थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम पन्नी का उपयोग ना करके अगर कपड़ों के थैलियों का या झोले का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों प्लास्टिक का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, आज से कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आ गया वाहनों का सीमित उपयोग। दोस्तों वाहनों का सीमित उपयोग ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों वाहनों का जो सीमित उपयोग करेंगे शायद हम सभी लोग इसको काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे प्रदूषण को। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हम सभी लोगों को, जैसे सपोज यहाँ से हम बेंगलुरु जाना चाहें, यहाँ से हम कर्नाटक जाना चाहें, तो कर्नाटक जाने के लिए हम एक ही बाइक से चल देते हैं और उसमें कितना ईंधन लगता है। और वही दोस्तों अगर हम बड़ी गाड़ियों में जाएँ तो काफ़ी कम ईंधन में ज़्यादा लोग जा सकते हैं। लेकिन नहीं, आजकल का ये पैशन बन गया है दोस्तों, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि जहाँ एक ही गाड़ी के द्वारा धुआं निकलता, वहीं अगर हम अलग अलग बाइक से जाएंगे तो उसमें से अलग अलग धुएं निकलेंगे और वो इकट्ठा होकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण को बढ़ावा देंगे, फैलाएंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं कि हमें जितना हो सके उतना ही कम वाहनों का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने निजी वाहनों का उपयोग कम करके सार्वजनिक वाहनों का उपयोग अधिक करना चाहिएगा। यहाँ दोस्तों हम सभी लोगों को यही बताया गया कि अगर अपना नहीं करेंगे ना, निजी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर सार्वजनिक का करेंगे तो उसमें एक के बजाय कई सारे लोग साथ में जाएंगे, कम धुआं निकलेगा। और अगर अपने निजी वाहनों का प्रयोग करेंगे तो ईंधन भी ज़्यादा लगेगा, व्यय भी ज़्यादा होगा, आपका जो पैसा है, रुपया है, आर्थिक व्यवस्था जो है आपकी उसमें कमी आएगी, प्लस आपके ईंधन में कमी आ जाएगी आपके देश दुनिया के, और प्लस आप सभी लोगों के जो दुनिया में बढ़ने वाला चीज़ है वो है प्रदूषण।
अगर धुआं निकलेगा तो आप सभी लोगों के शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके जगत में प्रदूषण फैलेगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को अगर वाहन का जो सीमित प्रयोग करें या उपयोग करें तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम सभी लोग आगे और क्या कर सकते हैं। तो कारखानों को शहरों से दूर स्थापित कर सकते हैं, इससे भी हमारा जो है प्रदूषण कम होने में पूरा प्रयास रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे कारखानों को इंसानी कारखानों को शहरों से दूर स्थापित करना। जी हाँ साथियों, कारखानों को शहरों से दूर स्थापित करके भी हम प्रदूषण में थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। किस प्रकार से दोस्तों, चलिए देखते हैं। कारखानों को इंसानी बस्तियों और नदियों से दूर ही स्थापित करना चाहिए, जिससे ये इंसानों को अधिक प्रभावित नहीं करे और नदियों को भी प्रदूषित नहीं करे। तो इस प्रकार से जो है हम थोड़ा कमी ला सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रदूषण की समस्या है उसमें हमारा उपसंहार है वो किस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी लोग चलिए क्लियर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पर्यावरण हमें ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और यह प्रकृति सुंदरता के साथ साथ हमें जीने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु प्रदान करती है। बावजूद इसके भी आज हम इसके महत्व को भूल रहे हैं और प्रदूषण बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। हमें इस प्रकृति का आभारी होना चाहिए, या हमसे कुछ लिए बिना हमें बहुत कुछ देती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इस प्रकृति का ध्यान रखें और इसे प्रदूषण मुक्त बनाएं। दोस्तों बिना कुछ लिए हुए आपको अगर प्रकृति इतना दे रही है, आपको इतना प्राणवायु दे रही है, तो आप सभी लोग इसको नुकसान ना पहुंचाएं। आप उन लोगों की मदद करें या खुद से स्टार्ट करें इस प्रकृति की रक्षा करना और पर्यावरण को बचाएं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम सभी लोगों को लिखना था। पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या जो है या पर्यावरण प्रदूषण, आपको ये 2 टॉपिक पे देखने को मिल सकता है। अगर होगा प्रदूषण की समस्या तो आप इसको लिख दीजिएगा, कोई आपका गलत नहीं करेगा। और अगर इस तरीके से आ जाए पर्यावरण प्रदूषण तो आप लिख दीजिएगा, आपका कोई गलत नहीं करने वाला। तो अगर आप सभी लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है और प्लीज़ करके जाइएगा दोस्तों कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है आशीष नॉलेज सेंटर गोंडा के नाम से, आप सभी लोग उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को इसी प्रकार से वीडियो आपको आपके मोबाइल पर रोजाना नोटिफिकेशन के रूप में आने वाला है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई दोस्त, सखा, मित्र अगर अब की बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है तो उसको इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उसको भी हेल्प हो सके, आप उसकी मदद कर सको, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सके। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, मैंने सारा सब कुछ बता दिया। और आप सभी लोगों से मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।